मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम किडनी के बारे में और भी विस्तार से जानेंगे, खासकर डायलिसिस के बारे में। इसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप भुरके जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और हमारे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर संदीप, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर, आज हम किडनी के बारे में विस्तार से जानेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किडनी के मामले में कई बार हमें बायोप्सी करने के लिए कहा जाता है और जैसे ही बायोप्सी का नाम लिया जाता है लोग डर जाते हैं। तो क्या सच में बायोप्सी इतनी डरावनी प्रोसेस है? इसमें एक ऐसा बोलेंगे कि शब्द जो है कि सुई से जांच करेंगे, ये उसका अर्थ है। लेकिन जब डॉक्टर मरीज को बताते हैं तो भारतवर्ष में कभी कभी बताते समय बताते हैं टुकड़ा निकालेंगे। तो जब टुकड़ा निकालेंगे बोलते हैं तो लोगों को लगता है बर्थडे केक की तरह काट के बड़ा टुकड़ा निकालेंगे। तो वो सिर्फ एक थोड़ा सा टिश्यू है, जैसे खून जांच करेंगे सुई से, वैसे किडनी का सुई से जांच होगा और उसमें किडनी में होल बिल कुछ नहीं पड़ेगा, कोई छेद नहीं पड़ेगा। जैसे हम खून लेंगे तो इसके बाद में वहां से कुछ खून वापस बाहर नहीं आता है जी। वैसे किडनी के अंदर से कुछ लीकेज वगैरह नहीं होता है। तो किडनी बायोप्सी एक आम जांच की तरह ही है, लेकिन चूंकि हम उसे सोनोग्राफी में करते हैं, किडनी को हमें देखना पड़ता है कहाँ है और उधर सुई बराबर से उसका टिश्यू ले लेती है। तो उसकी वजह से वो एडमिट करके भर्ती कर अस्पताल में किया जाता है। जैसे आप लेबोरेटरी में जाके खून जांच करेंगे वैसे किडनी बायोप्सी शक्य नहीं है जी। तो इसके हिसाब से किडनी बायोप्सी एक सेफ प्रोसीजर है, इसमें कोई जानलेवा चीज नहीं होती है और डरावनी तो बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर, कई बार किडनी के मामले में किडनी ट्रांसप्लांट की भी जरूरत आन पड़ती है, तो ऐसे में कौन डोनर बन सकता है और अगर कोई डोनर हमारे घर में नहीं है तो ऐसे मामलों में क्या किया जाता है? तो अभी हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, तो डोनर यानी दाता जो है वो घर का होना चाहिए, यानी माताजी, पिताजी, भाई बहन या स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ जी। तो इसके हिसाब से अगर और कोई देना चाहता है तो फिर वो गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन लगती है, जिसमें ये देखा जाता है कि पैसे के लिए लेन देन नहीं हो रहा है। और अगर कोई फ्रेंड है, अनजान व्यक्ति है, तो वो उसका एप्लीकेशन गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देती है। ये जो भी चीजें हैं ये गवर्नमेंट इंटरव्यू में होता है, इसका अस्पताल से कोई लेना देना नहीं रहता है जी। और अगर आपके घर में कोई डोनर नहीं है, बहुत ज्यादा बुजुर्ग है या उनको भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है जिसकी वजह से उनकी किडनी ली नहीं जा सकती जी। तो फिर हम उनका एक्सीडेंट पेशेंट के लिस्ट में नाम लिखवा देते हैं। उसे डिजीज डोनर एक्सीडेंट पेशेंट लिस्ट कहा जाता है। तो इसमें हम अस्पताल के अंदर से जो सोशल वर्कर रहते हैं, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका नोट्टो सोट्टो रोट्टो करके सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ZTCC मुंबई में है। तो वहाँ पे ऑफिशियल कम्युनिकेशन जाता है, सरकारी पत्र जाता है और फिर उनको एक्सीडेंट पेशेंट के लिस्ट में नाम लिखाया जाता है ब्लड ग्रुप के हिसाब से। तो समझो आज रात को 2 बजे किसी का मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया और उसके सर को बड़ी भारी चोट पहुंच गई जिसकी वजह से उसका दिमागी मृत्यु हो गया, लेकिन उसके शरीर के अंग वेंटिलेटर और बाकी दवाइयों से जिंदा है, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन शरीर के अवयव जिंदा है। हम सड़ा हुआ मरा हुआ अवयव दूसरे को नहीं दे सकते, रॉटन ऑर्गन्स कैन नॉट बी गिवन। तो इसकी वजह से वो जिंदा ऑर्गन्स फिर हम दूसरे को देते हैं, तो फिर वो गवर्नमेंट लिस्ट से डिस्ट्रीब्यूशन होता है और गवर्नमेंट से फोन फिर मरीज को जाता है। अस्पताल से नहीं जाता, गवर्नमेंट से जाता है, ZTCC से जाता है। डॉक्टर, ये जो डोनर होते हैं, ये जो अगर मेरी किसी की किडनी किसी और को ट्रांसप्लांट हो रही है तो ऐसे में डोनर की कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से क्राइटेरिया है जो चेक किए जाते हैं? सबसे पहले तो उम्र। हम ये कहते हैं कि 60 साल के नीचे उम्र रहेगी तो फिर उतनी किडनी भी जवान होगी, बुजुर्ग रहेंगे तो उनकी किडनी भी बुजुर्ग होगी जी। तो फिर इतना बड़ा आप ऑपरेशन करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, मेहनत करेंगे तो उसमें अच्छी किडनी बिठाएंगे, ये हम सोचते हैं। लेकिन अमेरिका में और भी बुजुर्ग किडनी भी बिठाई जाती है, लेकिन हम यहाँ पर उतनी ज्यादा बुजुर्ग किडनी नहीं बिठाते, 60 साल तक की उम्र के किडनी लेते हैं। फिर उसके बाद में हम उनका ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। ब्लड ग्रुप जब दोनों का मैच हो तो इसमें किडनी का यश आना
ज्यादा संभव रहता है। जी। ऐसा नहीं कि बिना ब्लड ग्रुप मैच के कर नहीं सकते, वो भी हो सकता है। अक्रॉस द एबीओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा और डॉक्टर को भी मेहनत करनी पड़ती है और किडनी फिट बैठने का भी चांस थोड़ा कम होता है, ये नहीं कि नहीं है जी। और फिर उसके बाद में हम उनके बाकी अंदरूनी चेकअप अराउंड 30 से 35 चेकअप करते हैं, जिसमें उनका किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स, जो डोनर है, दाता है, कि वो शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ है, फिट है, कि वो ऑपरेशन भी झेल सके और ऑपरेशन के बाद में सिंगल किडनी, अकेली किडनी के ऊपर वो ठीक से रहे। तो अगर उस रिपोर्ट्स में कोई खामी रहे तो फिर हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि स्वस्थ है, कि वो एक किडनी के ऊपर ठीक से जिंदा रह सकते हैं, अपना हमेशा का रोजाना काम कर सकते हैं, तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। जी डॉक्टर, अभी आपने ब्लड ग्रुप के बारे में बात की। अगर कोई केस में ऐसा हो कि उनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा, तो कौन कौन सी परेशानियां हैं जो आ सकती है? जब ब्लड ग्रुप मैच नहीं है तो उसको में हम स्वैप ट्रांसप्लांट करके वो कर सकते हैं, कि किसी का ए और बी करके मिसमैच है डोनर और पेशेंट में, और दूसरे जगह पे उल्टा बी और ए है, तो फिर वो दो फैमिली एक दूसरे को किडनी एक ही साथ दे देती है। अच्छा। ये स्वैप ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और ये लीगल है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से परमिशन लेके कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन एक ही टाइम पे किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक फैमिली ने दूसरे को किडनी दे दिया और दूसरा वाला बाद में मुकर जाए और कहे मैं नहीं दूंगा और चीटिंग कर लिया, वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए एक ही टाइम पे दोनों ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। अगर फिर भी आपको कोई स्वैप ट्रांसप्लांट का पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो फिर ऐसे मरीजों को हम एक्सीडेंट पेशेंट की लिस्ट में नाम लिखाने के लिए कह सकते हैं, और अगर वो थोड़ा रिस्क लेने को तैयार है तो फिर हम अक्रॉस द एबीओ ग्रुप करके उनका स्पेशल ट्रीटमेंट करके वो ट्रांसप्लांट का प्रयत्न कर सकते हैं। जी डॉक्टर, कई बार लोगों को ऐसे लगता है कि स्टेरॉइड से अपनी किडनी खराब हो सकती है, लेकिन कभी कभी जो डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं उसमें भी स्टेरॉइड होता है, तो इसमें कितना तथ्य है? स्टेरॉइड एक जान बचाने वाली दवा है। अगर आपको अस्थमा है तो स्टेरॉइड का आपको पफ लगता है, स्टेरॉइड के टैबलेट आप ले सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज्यादा अस्थमा है, आपकी सांस अटक रही है, तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी दिया जाता है। कोई भी मरीज को अगर एलर्जी बहुत ज्यादा हो तो उसको भी स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो स्टेरॉइड एक अलग रीति का दवा है जो किडनी के एक अलग रीति के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। उसको कोलेजन वैस्कुलर डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, जिसमें अपना शरीर खुद के किडनी के ऊपर तकलीफ दे रहा है। तो उस मर्ज को शांत करने के लिए स्टेरॉइड दिया जाता है। तो हम नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी डॉक्टर भी किडनी के इस मर्ज के लिए स्टेरॉइड देते हैं। तो स्टेरॉइड एक ऐसी दवा है जिसकी वजह से अलग अलग माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं, दवा गर्म पड़ती है बोलते हैं उस तरह से, लेकिन जो मर्ज को ठीक करने का अच्छा काम है वो अगर 100 रुपया है तो उसका जो साइड इफेक्ट और जो तकलीफ है वो सिर्फ 5 पैसा है। अच्छा। तो फिर हम हमेशा किडनी बचाने की कोशिश करेंगे और उसके साइड इफेक्ट को हमें एक्सेप्ट करना होगा, समझ लेना पड़ेगा। जी डॉक्टर, अक्सर डॉक्टर की दवाइयाँ लेते वक्त लोग जेनेरिक दवाइयों की तरफ ज्यादा झुकाव उनका होता है, तो लोगों को ऐसे लगता है कि जेनेरिक दवाइयाँ जब हम लेते तो उसका पावर शायद कम ज्यादा हो सकता है, तो क्या सच में ऐसा होता है? अभी आजकल की जो प्रधानमंत्री योजना से जो दवाइयाँ मिल रही है उनको सर्टिफाई किया गया है कि उनके अंदर का जो पावर है वो जितना चाहिए उतना लेवल तक तो है। तो फिर इसकी वजह से वो जेनेरिक दवा लेने से आपकी ट्रीटमेंट अधूरी होगी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ हैं उसमें हमारे इसमें ये कहा गया है कि अगर आप कोई एक कंपनी का दवा ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा जो फर्क रहता है वो ट्रांसप्लांट की दवाइयों में नहीं चलता। तो फिर वो हम अगर एक कंपनी से शुरू करेंगे तो वही कंपनी कंटिन्यू करते हैं कि अभी आज इस कंपनी का दवा खाया और दूसरी दवाई का ऐसा नहीं चलता। लेकिन आम किडनी दवाइयों के लिए आप कंपनी बदल देंगे, जेनेरिक लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर, अक्सर किडनी की परेशानी में डायलिसिस का सजेशन भी दिया जाता है, तो डायलिसिस की प्रोसीजर क्या होती है, क्या एग्जैक्टली किया जाता है डायलिसिस में? डायलिसिस यानी साधारण शब्दों में खून सफाई। तो हमारी जब गुर्दे काम नहीं कर रहे, किडनी वीक है, कमजोर है, तो क्रिएटिनिन, पोटेशियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड, यूरिया, BUN, ये सब विष, पॉइजन्स हमारे शरीर में जमा होते हैं। सब में कम मात्रा में रहते हैं लेकिन ये ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिर उसको साफ करने के लिए हम डायलिसिस इस्तेमाल करते हैं। तो डायलिसिस का मशीन फ्रिज के जैसा इतना बड़ा रहता है और उसमें हमारे शरीर में से खून जाकर साफ होके वापस शरीर में आता है।
शरीर का पूरा खून बाहर नहीं जाता, थोड़े थोड़े अंतर से थोड़ा थोड़ा खून ठीक होकर वापस आता है। तो इसमें डायलिसिस में हम कहते हैं कन्वेक्शन एंड डिफ्यूजन, ये दो फिजिक्स के प्रिंसिपल से हमारा खून साफ होके हमारे शरीर का क्रिएटिनिन, पोटेशियम, फास्फोरस ये सब कम होता है। जी डॉक्टर, अभी आपने प्रोसीजर बताते हुए बताया कि हमारा खून थोड़ी थोड़ी मात्रा में डायलिसिस की जो मशीन है उस तक पहुंचाया जाता है, तो वो किस तरह से पहुंचाया जाता है ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। तो इसमें हम कहते हैं खून का डायलिसिस यानी हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस में सबसे पहले अगर मरीज इमरजेंसी में हमारे पास आए और उसको अर्जेंट में हमें डायलिसिस करना है तो गले में डायलिसिस का कैथेटर बिठाते हैं। तो ये डायलिसिस कैथेटर में 2 पोर्ट रहते हैं, तो एक से खून बाहर जाते हैं और एक से दूसरा खून साफ होकर वापस अंदर जाता है। तो वो पाइप्स रहते हैं प्लास्टिक के, उसमें से वो वापस जाता है और मशीन में एक पंप रहता है जो खून को घुमाता है। जी। दूसरा रहता है एवी फिस्टुला यानी आर्टेरियोवेनस फिस्टुला जो हाथ पर रहता है। तो इसमें हम एक टाके का सर्जरी रहता है जिसमें हम अंदर से ही वो नस को बढ़ा कर देते हैं। तो वो फिस्टुला में जब ताकत आएगा तो फिर हाथ से मशीन में खून जाता है और वापस आता है। अच्छा। तो ये सबसे अच्छा डायलिसिस एक्सेस बोलते हैं उसको, ये सबसे अच्छा रहता है क्योंकि गले में जो प्लास्टिक का कैथेटर है वो 1 से 1.25 महीने के बाद में आपको बुखार दे सकता है, तकलीफ दे सकता है। जी। अगर कोई मरीज है जो डायबिटिक है, बुजुर्ग है और उनकी नसें कमजोर हैं तो फिस्टुला बन नहीं सकता। तो फिर ऐसे मरीजों में हम जो डायलिसिस का कैथेटर है उसको छाती वाले पर्मा कैथेटर में शिफ्ट करते हैं जो अराउंड 6 महीना से 2 साल तक चल सकता है। जी डॉक्टर, क्या डायलिसिस के भी कुछ प्रकार होते हैं? हाँ, डायलिसिस में हम जो खून का डायलिसिस हीमोडायलिसिस है वही सबको मालूम है, लेकिन एक पेट का डायलिसिस भी रहता है जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। तो उसमें दवा वाला पानी शरीर में पेट में अंदर भर के उसमें से डायलिसिस होकर वो खराब पानी बाहर निकाला जाता है। अच्छा। और इसमें मरीज खुद डायलिसिस करता है, उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं रहती है। चूंकि ये थोड़ा महंगा है और पेशेंट को खुद को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा साफ घर में साफ एरिया लगता है, तो इसकी वजह से भारतवर्ष में यूजुअली हीमोडायलिसिस ज्यादा चलता है। डायलिसिस करने के पैरामीटर्स क्या होते हैं, यानी मानक क्या होते हैं? जो भी डायलिसिस के मरीज होते हैं तो सबसे पहले उनका वजन देखा जाता है। जो भी हम खाना खाते हैं, भले डायलिसिस के मरीज पानी न पिए लेकिन खाने में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हाइड्रेट यानी पानी, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हाइड्रेट से पानी बनता है। जी। तो जब खाना हजम होता है उसके बाद में हमारे शरीर में पानी बनता है। तो ये पानी हमारे शरीर में जमा होता है और जो गुर्दे हैं, किडनी है, वो कमजोर है, वीक है, इसके लिए उसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो फिर पेशाब कम होती है और शरीर में वजन बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है। तो हर एक डायलिसिस पेशेंट को उनका वजन लिखाया जाता है डायलिसिस के अंत में। तो जब वो दूसरे बार डायलिसिस को आए तो कितना वजन में फर्क पड़ गया, 2 किलो बढ़ गया, 3 किलो बढ़ गया, तो उसके हिसाब से फिर मशीन में वो एंट्री किया जाता है कि उतना पानी वो और एक्स्ट्रा निकाले, कि जिसकी वजह से उनकी पैर की सूजन उतर जाए, छाती में अगर पानी भर रहा है तो वो कम हो जाए और उनको शरीर सुदृढ़ रहे। जी। इसके बाद में हम महीने में एक बार ऐसे किडनी डायलिसिस पेशेंट का खून का जांच करते हैं। उसमें जो भी पॉइजन्स हैं उनका चेकअप किया जाता है, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। तो इसके हिसाब से फिर जो दवाइयाँ ऊंच नीच करनी है या फिर कभी उनको ज्यादा डायलिसिस की जरूरत है या डायलिसिस थोड़ा कभी कभी कम करने की जरूरत है, तो उसके हिसाब से किया जाता है। लेकिन आमतौर से हर एक डायलिसिस पेशेंट हफ्ते में 3 टाइम 4 घंटा डायलिसिस लेते हैं। जी डॉक्टर, अभी आपने पानी के बारे में बात की, तो डायलिसिस का जो पेशेंट है उसके शरीर में पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी कि पानी डायलिसिस के पेशेंट का दोस्त है या फिर दुश्मन? जो भी हमारे किडनी का एक्यूट किडनी इंजरी भाग है, अगर मुझे बहुत सारी पतली संडास हो गई और बीपी लो हो गया, तो ऐसे मरीज में हमको सलाइन देना है, पानी देना है कि किडनी को पानी वापस मिले और वो काम करने को चालू करे, ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल रहे। लेकिन जो परमानेंटली किडनी कमजोर है, वीक है, डायबिटीज की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, जो ठीक नहीं हो सकती, ऐसे मरीजों में हम उनको पानी कम पीने को बोलते हैं, क्योंकि किडनी में वो ताकत ही नहीं है कि वो पानी को बाहर निकाले, उनका पेशाब का मात्रा कम रहता है। तो ऐसे मरीजों में हम उनको बोलते हैं कि पानी आपको कम से कम पीना है। कोई कहता है 500 ml, कोई कहता है 1 लीटर, सारे द्रव्य पकड़कर, यानी चाय, कॉफी, पानी, लस्सी, पतली दाल सब पकड़ के 1 लीटर तक हम यूजुअली उनको बताते हैं कि दिन में उससे ज्यादा पानी नहीं पिए। तो कभी कभार हफ्ते में एक बार पानी पूरी खा सकते हैं, लेकिन रोज नहीं खा सकते। जी डॉक्टर, अक्सर लोगों के मन में ऐसा डर लगा रहता है कि डायलिसिस जानलेवा हो सकता है,
तो क्या सच में डायलिसिस इतनी डरावनी चीज है या इतना जानलेवा सच में वो हो सकता है? नहीं, अभी जो डायलिसिस के मशीन है वो बहुत आगे चल चुके हैं, दवाइयों के लेवल भी बढ़ चुके हैं। तो किडनी खराब हो गई इसके लिए मौत हो गई ऐसा आजकल होता नहीं है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं जिनको हार्ट का तकलीफ है, दिल का तकलीफ है, अंदर से उनका ब्लड वेसल्स चोकअप है, तो उनको वो जो तकलीफें हैं उसके हिसाब से उनको शरीर को, जान को खतरा हो सकता है। लेकिन डायलिसिस की वजह से मौत हो गई ये आजकल सुनाई भी नहीं देता जी। और जो डायलिसिस के पेशेंट हैं वो तो काम पर भी जाते हैं, नौकरी भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं और बीवी के साथ झगड़ा भी करते हैं। डॉक्टर, अक्सर ये जो डायलिसिस के बाद या फिर किडनी का कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे रिकवरी जो होती है, क्या वो उम्र के हिसाब से कम वक्त में रिकवरी होना या फिर उम्र ज्यादा हो तो ज्यादा वक्त लगता है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, जो हमारी किडनी का रिस्पॉन्स है कि वो ठीक होने की क्षमता है जी। वो उम्र के हिसाब से कम हो जाती है। तो जो कोई कॉलेज स्टूडेंट लेवल के उम्र का है उसको कोई किडनी की तकलीफ है तो वो ठीक होने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। लेकिन उसमें सोनोग्राफी, बाकी हमारा पूछताछ, हिस्ट्री टेकिंग वगैरह वो मायने रखता है। जी। ऐसा भी हो सकता है कि कॉलेज स्टूडेंट का किडनी ठीक नहीं हो और ऐसा भी हो सकता है कि बुजुर्ग का किडनी ठीक हो जाए। तो वो एक्यूट किडनी इंजरी है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज है, ये सब पूछताछ और जांच के हिसाब से हम अंतिम में मरीजों को बताते हैं। जी। लेकिन वो मेन सोनोग्राफी और बाकी रिपोर्ट के ऊपर ही हमारा तय होता है। जी। डॉक्टर, मैंने अक्सर सुना है कि जब भी डायलिसिस का प्रोसेस होता है तब कई लोगों की शुगर लेवल कुछ ऊपर हो जाती है या नीचे हो जाती है, ब्लड प्रेशर लेवल भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऐसे समय में आप उन्हें क्या करने के लिए कहते हैं? अगर हमारा शुगर लो हो जाए या बीपी लो हो जाए वो ज्यादा खतरनाक है, लेकिन शुगर ज्यादा होना और बीपी ज्यादा होना डायलिसिस के वक्त उतना खतरनाक नहीं है। तो इसकी वजह से अगर हमें मालूम है कि ये मरीज में वो तकलीफ बार बार हो रही है तो हम उनको खाना खाने को कहते हैं डायलिसिस के वक्त, या फिर चॉकलेट खाने को कहते हैं डायलिसिस के वक्त, या फिर नींबू पानी में थोड़ा नमक डाल के लेने को कहते हैं। तो इसके हिसाब से उनका शुगर और बीपी अच्छा रहता है। जी। तो अगर थोड़ा ज्यादा बीपी और थोड़ा ज्यादा शुगर है उससे कोई जान को खतरा नहीं होता। डॉक्टर, अक्सर मैंने सुना है कि डायलिसिस के प्रोसेस में वैक्सीनेशन भी दिया जाता है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जो टीके होते हैं छोटे बच्चों को देते हैं वैसे ही हम हमारे किडनी के मरीजों को देते हैं, भले वो डायलिसिस पर हैं या नहीं है। तो इनमें हम सबसे पहले हेपेटाइटिस बी का ब्लड टेस्ट करते हैं, खून की जांच करते हैं, और अगर उनके खून में पीलिया नहीं है तो फिर उसके प्रिवेंशन के लिए ना हो इसके लिए टीका दिया जाता है। अगर वो पहले से ही पॉजिटिव है यानी पीड़ित है तो फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके लिए प्रिवेंशन नहीं होता है। जी। तो इसमें बाकी भी कोर्स है जिसमें इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकल और बाकी भी एक दो तरह की वैक्सीनेशन है जिसकी वजह से शरीर थोड़ा सुदृढ़ रहता है, इन्फेक्शन शरीर में कम होते हैं। ये प्रिवेंशन है, तकलीफ ना होने के लिए है, ये दवाई नहीं है। जी। डॉक्टर, मेरा एक और सवाल था कि जब किसी पेशेंट का डायलिसिस चल रहा है या फिर वो किडनी प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसे अपने खानपान में कुछ स्पेशल चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है? जो भी किडनी के मरीज हैं जो डायलिसिस पर नहीं है उनके लिए खान पान में फर्क करना जरूरी होता है, क्योंकि वो पॉइजन उनके शरीर में जमा हो जाएंगे। लेकिन जो डायलिसिस पर ऑलरेडी है, जिनका चल रहा है डायलिसिस, उनको खान पान के उतने विशेष तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि जितना भी पॉइजन तैयार होता है वो मशीन साफ कर रही है। जी। तो जो पेशेंट मांसाहारी है वो मांस भी खा सकते हैं, और जो शाकाहारी है वो उनमें उनको हम कहते हैं कि पनीर, सोयाबीन, मशरूम जैसे वेजिटेरियन प्रोटीन ज्यादा खाएं जिससे शरीर में ताकत बने। जी। डॉक्टर, मैंने ऐसे भी सुना है कि आईसीयू में भी डायलिसिस किया जाता है, तो नॉर्मल डायलिसिस और इस डायलिसिस में क्या अंतर है और इसका सजेशन कब दिया जाता है? जो भी मरीज आईसीयू के अंदर है वो जान से तकलीफ में है, उनकी मौत हो सकती है, इतना उनका खराब तबीयत हो सकता है। तो जब हमारे शरीर के अंग उसके इसमें चपेट में है बीमारी के, तो उसमें हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स के ऊपर तकलीफ होकर हम वेंटिलेटर पे जा सकते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर बहुत लो हो सकता है, शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, और इस सब से हमारे किडनी के ऊपर भी प्रेशर हो सकता है। शायद हमारी किडनी पहले से ही थोड़ी कमज़ोर हो डायबिटीज़ की वजह से, तो इसमें हमारा क्रिएटिन बढ़ सकता है, हमारा पेशाब कम हो सकता है या पूरी तरह रुक भी सकता है। तो इसमें हम ऐसे मरीजों को डायलिसिस का
एडवाइस देते हैं कि करना चाहिए। जैसे वेंटिलेटर ऑक्सीजन देकर लंग को मदद करता है, वैसे डायलिसिस शरीर के पॉइजन को साफ करके शरीर को मदद करता है जी। डायलिसिस डायरेक्टली किडनी को ठीक नहीं करता, उसके ऊपर जो प्रेशर है, तकलीफ है, जैसे जैसे धीरे धीरे वो इन्फेक्शन कम होगा, ब्लड प्रेशर अच्छा होगा, तो किडनी धीरे धीरे ठीक होने का, तकलीफ कम होने का चांस होता है जी। तो ऐसे बीमार मरीजों में जब हमने कह दिया कि आपको डायलिसिस करना है, तो सगे वाले सोचते हैं कि अभी मैं क्या करूं, डॉक्टर ने तो बहुत बड़ा ट्रीटमेंट बोल दिया। लेकिन ये बड़ा ट्रीटमेंट इसलिए है कि पेशेंट की जान बचे। तो ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। डॉक्टर ने सोच समझ कर बताया है डायलिसिस करना है, तो डायलिसिस करेंगे तो पेशेंट की जान बच सकती है और जल्दी ठीक हो सकता है। जी डॉक्टर, मेरे पहचान में एक व्यक्ति है जिनको डायलिसिस चालू है, जिनका उन्हें हर महीने हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए एक इंजेक्शन लेने के लिए बोला है, तो ये क्यों दिया जाता है? जो हमारी किडनी है वो खून की कमी को ठीक करने में मदद करती है। तो जब किडनी कमजोर हो जाए, गुर्दा कमजोर हो जाए, तो हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं है और शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है। तो फिर जो वो सिग्नल है जो गुर्दे में से खून के फैक्ट्री यानी बोन मैरो में जाता है, उसको एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। तो अभी कमजोर किडनी उसको बना नहीं सकती, तो फिर इंजेक्शन के जरिए उसको हम इंसुलिन की तरह त्वचा में या फिर नस में देते हैं और इससे फिर अपनी खून की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन इसमें और एक चीज है, वो है लोहे का इंजेक्शन, आयरन का इंजेक्शन। तो आयरन का इंजेक्शन पहले दिया जाता है, यानी शरीर की कैपेसिटी खून बनाने की बनाई जाती है और उसके बाद में खून का सिग्नल दिया जाता है। तो इसकी वजह से जो भी डायलिसिस के पेशेंट हैं उनको शुरुआत में खून के लिए आयरन, लोहे का इंजेक्शन और बाद में हीमोग्लोबिन का एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन दिया जाता है। जी डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें जिनसे उन्हें फायदा हो। जो भी डायलिसिस के पेशेंट है उनको हम हमेशा हफ्ते में 3 टाइम डायलिसिस करने को कहते हैं और पानी कम पीने को कहते हैं, लेकिन खाना सब प्रकार का खा सकते हैं। और बाकी आप सुदृढ़ रहने के लिए चलना फिरना, एक्सरसाइज, और आप काम पर जा सकते, पैसा कमा सकते, संसार चालू रख सकते। तो डायलिसिस यह एक अलग जिंदगी है, लेकिन डायलिसिस एक खराब जिंदगी नहीं है। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि किडनी के डायलिसिस किस तरह से किया जाता है और उसका हमारे शरीर को किस तरह से फायदा होता है। तो ऐसे ही कई विषयों पर जानकारी लेने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।